नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अधिगम के सिद्धांत यानी कि ह्यूमन लर्निंग थ्योरीज या लर्निंग थ्योरीज हम बोल रहे हैं। तो इसमें हम कई लर्निंग थ्योरीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल लर्निंग थ्योरीज, फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज, अवलोकनात्मक अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थॉर्नडाइक का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर प्रयत्न त्रुटि का, और कोहलर का सिद्धांत, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे सीखते हैं। तो हम कैसे सीखते हैं, हमारे व्यवहार में क्या होता है, अपेक्षित परिवर्तन होता है, जो उसका मतलब रिज़ल्ट जो होता है वो परमानेंट होता है। और हम सीखते कैसे हैं, देख कर, दूसरों से इमिटेशन करके, नकल करके और ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। अधिगम क्या है, इससे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। अब अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है। तो जैसे एक बच्चा है, उसे हम आग के पास जाने से मना करते हैं, वो क्या करता है, बार बार जाता है। फिर एक बार वो आग को छू लेता है और आग से जल जाता है। मतलब उसको एक्सपीरियंस हो गया कि अगर वो आग को टच करेगा तो उससे हार्म होगा, मतलब उससे चोट लगेगी। तो उसके कारण अब वो दोबारा आग देखेगा तो क्या करेगा, उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो उसे अनुभव हुआ कि आग को छूने से जल जाएगा। व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन क्या है कि वो दोबारा आग की तरफ देखेगा तो उधर जाने की कोशिश नहीं करेगा, यानी कि परमानेंट चेंज हो गया। अब यहाँ अनुकूलन है। तो अनुकूलन जो है यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, ये हमें जीवित रहने में मदद करता है। ठीक है, हम मतलब अनुकूलन जो है परिस्थिति, वातावरण या मांग के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार को, सोच को और कौशल में जो परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, ताकि हम उसमें अच्छे से एडजस्ट करके सीख सकें। वो कहलाता है अनुकूलन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें किसी बच्चे को सिखाना है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी नीड देखेंगे कि उसका लेवल क्या है, उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजी शायद सही नहीं है उसको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एडॉप्टेशन कर देंगे। एडॉप्टेशन करने से क्या होगा, लर्निंग उसके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। तो इसमें वॉटसन और स्किनर का मानना है कि केवल दिखने वाले जो व्यवहार होते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब देखने वाला व्यवहार क्या होता है, तो व्यवहारवाद जो अधिगम है उसका वो सिद्धांत ये कहता है कि उसके अनुसार जो अधिगम का अर्थ है, अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखने योग्य परिवर्तन है। उस सिद्धांत के आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जो होती है, जैसे सोच भावना की बजाय उत्तेजना, मतलब जो स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स पर विशेष बल दिया जाता है। बिहेवियरिज्म किस पे ज़्यादा विशेष बल देता है, जो व्यवहार देखने योग्य होता है, मतलब जो दिखता है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर ज़्यादा बल देता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष दिखता है, और जो आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है, तो स्टिमुलस का मतलब होता है कि वो बाहरी कारण या संकेत जो किसी व्यक्ति में मतलब कोई क्रिया या व्यवहार शुरू करता है, जिस चीज़ को देखकर, सुनकर या महसूस करके हम कुछ करते हैं, वही उत्तेजना है। जैसे घंटी की आवाज़ जब बजती है तो कुत्ते को क्या लगता है कि भोजन मिलेगा, मतलब उसे एक कंडीशन में डाल दिया जाता है, उसे ऐसा वो कर दिया जाता है, ट्रेंड कर दिया जाता है कि जैसे घंटी बजती है खाना दिया जाता है। फिर एक टाइम आता है कि उसको लगता है कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो जैसे घंटी बजती है वैसे क्या होता है, ये स्टिमुलस है, घंटी बज या टीचर का क्वेश्चन है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट है। अब ये स्टिमुलस होगा, उत्तेजना होगी। रिस्पॉन्स की बात करें मतलब प्रतिक्रिया, वो व्यवहार या क्रिया जो स्टिमुलस के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। जैसे स्टिमुलस में क्या किया, घंटी की आवाज़। अब घंटी सुनते ही क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार आता है, तो ये उसकी प्रतिक्रिया है। ठीक है, जैसे टीचर के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का पूछे टीचर तो आप उसका जवाब दो, तो ये रिस्पॉन्स है आपका। टीचर का क्वेश्चन पूछना स्टिमुलस है
और आपका उत्तर देना रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट के डर से आप क्या करोगे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट स्टिमुलस है, उसके डर से आप मेहनत करते हो, वो आपका रिस्पॉन्स है। तो ये क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूज़न है? अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो आगे बढ़ते। प्रोसेस क्या होती है इसमें, ये उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच का संबंध है। मतलब इसकी जो प्रोसेस है लर्निंग की वो क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो इसकी प्रोसेस है अधिगम की। तो आई होप अधिगम अब और क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम जो थ्योरी देखने वाले हैं वो है कि शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है ये दी है इवॉन पावलोव ने, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुत्ते पर किया था, ठीक है। तो आगे इनके थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पर है अनुबंधन क्या है, कंडीशनिंग क्या है। तो कंडीशनिंग जो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। सीखना जो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अनुबंधन जो है कंडीशनिंग की बात, अब ये तो सीखना है। अब अनुबंधन क्या है, ये सहचर एसोसिएशन के माध्यम, मतलब सहचर के माध्यम से होता है। मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं अनुबंधन कर। तो इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब एसआर थ्योरी जो है, जब हम दो घटनाओं को आपस में जोड़ना सीख जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग क्या है, जब हम दो घटनाओं को आपस में जोड़ना सीख जाते हैं। जैसे घंटी बजाई, ठीक है, स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस दिया और कुत्ते का रिस्पॉन्स आया कि उसके मुंह से स्लाइबा निकला। तो दो घटनाओं को जब हम आपस में जोड़ना सीख जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। इसे एस आर थ्योरी भी बोलते हैं, एस फॉर स्टिमुलस और आर फॉर रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं। अब इनके थोड़ा सा इवान पावलोव के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो वो था 1849 से लेकर 1936 तक, ठीक है। ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी थे, मतलब रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार किस पर, पाचन क्रिया पर शोध के लिए जीता था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने पावलोव ने कुत्ते की पाचन क्रिया का ये जब अध्ययन कर रहे थे तब इन्होंने लार वाली प्रतिक्रिया देखी थी। मतलब इन्होंने नोबेल पुरस्कार इनको किस चीज़ पे मिला था, पाचन क्रिया के शोध पर। तो इन्होंने वो पाचन क्रिया का शोध किस पे किया था, रिसर्च किस पे किया था, कुत्ते पर किया था। और जब ये कुत्ते पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, मतलब कि कुत्ते के मुंह से लार आ रही है, तो लार वाली प्रतिक्रिया तब इन्होंने देखी और फिर इनके मन में ख्याल आया कि ये सिद्धांत देते हैं। तो इन्होंने प्रयोग किया अनुबंधन से पहले, सबसे पहले नेचुरल रिफ्लेक्ट, मतलब जैसे कुत्ते के सामने इन्होंने भोजन दिया। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब इन्होंने सीधे भोजन दिया, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। अनकंडीशन का मतलब स्टिमुलस का मतलब होता है उसमें कोई मिलावट नहीं थी, मतलब नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस इन्होंने भोजन दिया, कुत्ते ने भोजन देखा और उसने क्या किया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि स्लाइब आया। ये प्राकृतिक था, नेचुरल था, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस, दोबारा क्या किया इन्होंने, घंटी बजाई, ठीक है, और उसके बाद कुत्ते में मतलब कुत्ते के मुंह से कोई लार नहीं आया, मतलब कुत्ते को घंटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, अनुबंधन के दौरान इन्होंने घंटी बजाई प्लस भोजन दिया, ठीक है। जब इन्होंने घंटी बजाई और भोजन दिया फिर क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से स्लाइबा आया। इन्होंने ये चीज़ कई बार रिपीट की, मैनी टाइम्स, ठीक है, कई बार दोहराया। इसमें नियम घंटी बजने के तुरंत बाद खाना मिलना चाहिए, मतलब इसमें टाइमिंग क्या है कि है ये यहाँ सहचर एसोसिएशन बन रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और बीच में इन्होंने खाना दे दिया, ठीक है। मतलब यूसीएस के बीच और यूसीआर के बीच भोजन है, ठीक है।
सॉरी, ये जो घंटी बजाना ये CS होगा, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पर ये न्यूट्रल है ना, प्राकृतिक नहीं है। इन्होंने तो इसमें क्या हुआ, घंटी बजने के तुरंत बाद खाना मिलना चाहिए। कुत्ते ने देखा कि घंटी बजती है और तुरंत खाना मिलता है, ठीक है, उसने ये चीज़ नोट कर ली। अब आगे क्या हुआ, इसमें प्रयोग 3 में क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या है, केवल घंटी बजाई CS मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स, कुत्ते के मुंह से स्लाइबा आया मतलब लार निकली। अब कुत्ता सीख गया कि घंटी का मतलब खाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, व्यवहार बदल गया। अब घंटी प्राकृतिक नहीं है, अनुबंधित है, क्योंकि कंडीशन किया गया, उसे उस सिचुएशन में डाला गया है, मतलब उसकी ट्रेनिंग की गई है वैसी, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं या किसी चीज़ को मोस्ट ऑफ टाइम करते हैं, मतलब बहुत बार बार चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है, उससे वो चीज़ हैबिट में आ जाती है, ठीक है। वैसे ही कुत्ते के हैबिट में आ गया कि घंटी बजेगी, घंटी का मतलब है कि खाना। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि ये चीज़ ट्रेंड की गई है कुत्ते को। अब यहाँ पर की टर्म है, चार्ट शीट है। तो UCS का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, भोजन था जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया का मतलब UCS पहले भोजन दिया, ठीक है, ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी कि भोजन देखकर ही उसके मुंह में, कुत्ते के मुंह में स्लाइवा आएगा, ठीक है। अब इसमें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, उसका लार आना, भोजन देखकर कुत्ते का के मुंह में लार आना। फिर उसके बाद CS कंडीशन स्टिमुलस क्या था, घंटी जो पहले न्यूट्रल थी अब असरदार हो गई, ठीक है। उसके बाद CR क्या था, लार जो घंटी सुनकर आती थी। क्लियर हो गया, ध्यान दें, दोनों लार हैं लेकिन कारण अलग अलग हैं, कॉज और मतलब इसमें दोनों के कारण डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आता था, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ, वो ऐसा कंडीशन हुआ कि सिर्फ घंटी से उसके मुंह में लार आने लगा, ठीक है। तो अनुबंधन के सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल 1 है एक्यूजिशन। अब एक्यूजिशन का मतलब क्या होता है, घंटी और भोजन के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो इसमें प्रतिक्रिया के लिए क्या किया, काफ़ी ट्रायल की, मतलब बहुत बार घंटी बजाई, ठीक है। विलोपन, अगर घंटी बजती रहे पर खाना ना मिले तो क्या होगा, कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो प्रतिक्रिया के बाद इसमें भी ट्रायल हुआ। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्प्राप्ति, कुछ समय के आराम के बाद कुत्ता अचानक फिर से घंटी पर प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। जैसे कुछ देर आराम किया और फिर घंटी बजी तो क्या किया, कुत्ते ने मतलब उस पर फिर से प्रतिक्रिया दिया। अनुबंधन का सिद्धांत जो दूसरा है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन जो है, सामान्यीकरण जो है, वो क्या है, कुत्ता किसी भी घंटी की आवाज़ पर लार टपकाता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, ठीक है। अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, विभेदन क्या है, कुत्ता केवल खास घंटी और दूसरी आवाज़ों में अंतर करना सीख जाता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा होता है कि जब बार बार ये चीज़ें दोहराई जाती हैं तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसे घंटी की आवाज़ होती है सिर्फ उसी पर ही उसका अलार्म आता है, बाकी बांसुरी की आवाज़ या किसी भी चीज़ की आवाज़ आए तो उस पर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। तो ये क्या करता है, इसमें विभेदन करना सीख जाता है। अनुबंधन के प्रकार, इसमें टाइप बेस्ड ऑन टाइमिंग जो है, फॉरवर्ड कंडीशन। तो इसमें क्या करते हैं, घंटी बजती है, खाना मिलता है, घंटी पहले फिर खाना, ठीक है। दूसरा स्टिमुलस कंडीशन जो है, इसमें क्या होता है, बेल बजती है, खाना मिलता है, दोनों एक साथ होता है, ठीक है। फिर बैकवर्ड कंडीशनिंग जो होती है, खाना मिलता है फिर घंटी बजती, तो खाना पहले फिर घंटी। तो इससे क्या होता है, ये बहुत बैकवर्ड कंडीशन होता है, मतलब वीक होता है। जैसे बच्चे लर्निंग करते हैं तो लर्निंग कर ले, उसके बाद अगर आप उनको रिवॉर्ड देते हो तो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप पहले ही रिवॉर्ड दे दो, बच्चे को टॉफ़ी दे दी कि बच्चा अपना होमवर्क करेगा, तो क्या करेगा, बच्चा टॉफ़ी खा के बैठ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो वीक होता है। तो मतलब फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब क्या है, बेस्ट होता है सबसे पहले कि मतलब
पहले क्या होना चाहिए, घंटी बजे फिर खाना मिले, मतलब पहले काम कर ले फिर उसके बाद आप रिवॉर्ड दो। तो घंटी पहले फिर खाना। स्टिमुलस कंडीशन क्या है, दोनों साथ साथ में, ये भी ठीक है कुछ हद तक। लेकिन ये जो बैकवर्ड कंडीशन है ये काफ़ी मतलब वीक होता है। वीक का मतलब होता है ख़राब होता है कि अगर पहले आप किसी चीज़ को रिवॉर्ड देते हो, किसी भी चीज़ को, तो वो क्या करेगा, फिर वो काम करने में उसका जो मन है वो फिर वो काम करने के लिए नहीं गएगा। उपयोग चिकित्सा में अब इसमें उपयोग में क्या है, थेरेपेटिक्स एप्लीकेशन। तो ये शायद आपके काम की चीज़ नहीं है कि थेरेपेटिक्स का आपको पढ़ना भी नहीं है, तो मैं ये छोड़ देती हूँ। दैनिक जीवन में उपयोग ये ज़रूरी है। तो इसमें जैसे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ब्रांड का लोगो देखकर लोग क्या करते हैं, जैसे आपने सुना है आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, ठीक है, कि उस पे बोतल पे लिखा होता है कि आज कुछ स्प्राइट्स कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा खरीद के, जितना ज़्यादा वो देखते हैं उसका लोगो देखते हैं, उसको ख़रीदना पसंद करते हैं और पीते हैं, ठीक है। कंडीशन हंगर क्या है, पिज़्ज़ा की फ़ोटो देखकर मुंह में पानी आना, आपको लगता है पिज़्ज़ा देख के कि ये खाना है। स्कूल में घंटी बजते ही बैग पैक करना, तो ये क्या है, मतलब आपका यूसीएस है, ठीक है, यूसीएस और यूसीआर। एडवर्टाइजिंग देखकर आपका अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, वो चीज़ खरीदते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। वैसे ही कंडीशन हंगर में भी होता है कि इसमें आप पिज़्ज़ा देखते हो, आपको उसका टेस्ट याद आता है कि खाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है। फिर स्कूल का बैग, आपको पता है कि जैसे स्कूल घंटी बजती है वैसे ही बैग पैक करना स्टार्ट, जैसे 7 बजे आपको स्कूल जाना है, वो चीज़ आपके लाइफ में है, तो आप उसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हो। अब इसमें कुछ कंक्लूज़न है, जैसे पावलोव मनोवैज्ञानिक को पसंद नहीं करते थे, ये स्कूली शिक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें रटना दोहराना शामिल है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो थ्योरी है उसमें क्या है, मतलब ये बिहेवियरिज्म की नींव है, ये साबित करता है कि व्यवहार को बदला जा सकता है, मतलब जो बिहेवियर है वो बदला जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या शामिल, ये स्कूली शिक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये रटन तो है, मतलब जैसे बार बार कुत्ते को घंटी बजाई गई और फिर उसको खाना मिला, तो ये बार बार दोहराएगा ना ये प्रक्रिया, तो ये रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये BF स्किनर ने दी थी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, तो ये सीखने का एक तरीका है जहाँ व्यवहार को इनाम और मतलब रिवॉर्ड और सज़ा के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। इन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया है, रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, रिवॉर्ड भी होता है और पनिशमेंट भी होती है, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्रिया करता है, फिर रिजल्ट आता है उसका, फिर सीखना होता है। जैसे इन्होंने क्या किया, स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स में एक चूहे को बंद किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, भोजन मिलने के लिए काफ़ी हाथ पैर चलाए, फिर उस मतलब लीवर पे उसका पैर गया, तो उसने क्या किया, क्रिया किया, उसके बाद लीवर पे पैर गया, तो रिजल्ट क्या आया, उसको भोजन मिला। अब वो सीख गया, जब दोबारा उसे भूख लगती है तो क्या करता है, डायरेक्ट जाके लीवर पे पैर रखता है, ठीक है, खाना उसे मिल जाता है। तो अगर परिणाम अच्छा है तो व्यवहार क्या होगा, दोहराया जाएगा। अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो आप क्या करेंगे, वो व्यवहार दोहराएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आपका मतलब पहला प्री KVS का प्री वाला टाइम 1 वाला आपका क्लियर हो गया, तो आप क्या करेंगे, सेकंड की तैयारी करेंगे क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद जॉब मिलेगी। तो आप रिवॉर्ड के चक्कर में क्या करते हैं, आप अगर परिणाम अच्छा होता है तो उस व्यवहार को दोहराते हैं। इसके जनक कौन है, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं, तो BF स्किनर हैं। 1904 से 1990 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरिस्ट हैं,
स्किनर का जो व्यू है, माइंड को पढ़ना मुश्किल है, व्यवहार को पढ़ना आसान है। इनका कहना है कि जो दिमाग है उसको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो बिहेवियर है, मनुष्य का जो व्यवहार है, उसको पढ़ना आसान है। उन्होंने वॉटसन की जो थ्योरी थी उसको आगे बढ़ाया है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो है BF स्किनर के बारे में। अब आगे देखते हैं, इन्होंने इनकी नींव जो है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, ठीक है, इसमें ओरिजिन एडवर्ड थॉर्नडाइक 1905 में इन्होंने एक्शन प्लस सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जब आप एक्शन करते हो और आप उससे सेटिस्फाई होते हो तो क्या होता है, आपका व्यवहार पक्का होता है, ठीक है। जैसे बिल्ली ने दरवाज़ा खोल लिया, ठीक है, अब उससे क्या हुई, उसको संतोष की भावना उसमें उत्पन्न हुई, ठीक है, उसको सेटिस्फैक्शन मिला। तो उससे क्या हुआ, जैसे दरवाज़ा खुला, उसको मछली मिली, उससे सेटिस्फैक्शन हुआ, ठीक है। अब उसका व्यवहार क्या हुआ, पक्का हो गया। एक्शन प्लस डिस्कम्फर्ट, तो उससे क्या होता है, असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर एक्शन किया और उसमें कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा, असंतोष की भावना होगी, और जब असंतोष की भावना होगी तो क्या होगा, व्यवहार जो होगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी समरी में हम कह सकते हैं परिणाम ही तय करता है कि भविष्य में क्या होगा। अगर आपके रिजल्ट अच्छे आते रहे तो आपका मन करेगा कि आप आगे पढ़ो। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो देख लेते हैं, द एक्सपेरिमेंट स्किनर बॉक्स। तो इन्होंने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स लिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीवर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये लीवर है, और फिर फूड डिस्पेंसर है जहाँ पर खाना भोजन मिलता है, और इसमें बिजली के झटके भी लगे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई है, ये पनिशमेंट के लिए है। अब इसमें क्या होता है, चूहा पहले इधर उधर घूमता है, ठीक है, फिर गलती से क्या करता है, लीवर दबाता है, फिर खाना मिलता है। खाना मिलना क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। चूहा समझ जाता है कि लीवर दबाने का मतलब है कि उसको फूड डिस्पेंसर में खाना मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब शेपिंग, व्यवहार को आकार देना, इन्होंने कबूतर पे भी एक्सपेरिमेंट किया है। जटिल व्यवहार को छोटे छोटे कदमों में सिखाना, तो इन्होंने बटन की तरफ देखने पर खाना दिया पहले। तो कबूतर ने क्या किया, बटन की तरफ देखा, फिर उसके बाद बटन की तरफ चलने पर खाना मिला, ठीक है। फिर कबूतर ने क्या किया, बटन की तरफ चला, फिर सिर उठाने पर खाना मिला, ठीक है। वो क्या, उसने क्या किया, मतलब सिर उठाया, फिर उसके बाद चोंच मारने पर खाना मिला, तो फाइनल गोल उसको प्राप्त हो गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। मतलब जब भी हमें कुछ सिखाना हो तो छोटे छोटे कदमों में, छोटे छोटे स्टेप में सिखा सकते हैं। इनके दो मुख्य स्तंभ हैं, कोर कंपोनेंट हैं। तो पुनर्बलन और पनिशमेंट इन्होंने दिया है, पुनर्बलन और दंड, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। मतलब जो पुनर्बलन है वो क्या करता है, व्यवहार को बढ़ाता है, मतलब उसे बार बार करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इससे बिहेवियर जो है, जैसे आपने पढ़ाई करी, अब आप पास हो गए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा फिर से दूसरे पेपर में और मेहनत करेंगे, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है वो बढ़ता जाता है। अगर आप फेल हो गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका बिहेवियर जो है वो घटेगा। मतलब जब पनिशमेंट मिलती है तो वो व्यवहार को घटाती है, ठीक है। जैसे आपने कोई काम नहीं किया, आपको पता है कि आज डांट पड़ेगी, तो बहुत बार क्या होता है, सुन लेंगे डांट, कोई दिक्कत नहीं, डांट सुन लेते हैं और काम नहीं करते, तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यवहार घटता जाता है। रीइंफोर्समेंट क्या करता है, व्यवहार बढ़ाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है कुछ अच्छा जोड़ना, जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल ऐसे लिया कि होमवर्क करने पर टीचर ने इनाम दिया, ठीक है, टॉफ़ी ले लो या रुपए ले लो, जो भी है, ठीक है। उस टीचर ने क्या किया, इनाम दिया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो अगर आपको इनाम मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आपका बिहेवियर जो है वो बढ़ेगा, अच्छा होगा। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में है कुछ बुरा हटाना, ठीक है। जैसे अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है वो घटेगा। मतलब दोनों से बिहेवियर इंक्रीज होता है, एक से पॉजिटिव होता है, एक से नेगेटिव होता है। पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट से क्या होता है, व्यवहार घटता है।
अब कुछ बुरा जोड़ना, जैसे एडिंग समथिंग बैड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गर्म तवे को छूने से हाथ जलना या डांट पड़ना। आपको पता है कि आप बच्चा, छोटा बच्चा है, अगर वो छुएगा तो डांट पड़ेगी, ठीक है, और हाथ भी जलेगा। निगेटिव पनिशमेंट क्या है, कुछ अच्छा छीन लेना, जैसे शरारत करने पर खिलौना छीन लेना। जैसे बच्चे उनको क्या करते हैं, अगर कोई शरारत करता है तो उसे उसका मनपसंद खिलौना छीन लो, उसको साइकिल नहीं देना। तो इससे क्या होता है, व्यवहार जो है वो घटता जाता है। तो मास्टर गाइड याद रखने का तरीका, अगर आपको ये याद रखना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, रिलीफ है, सॉरी रिवॉर्ड है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, रिलीफ है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब इसमें दोनों में बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे होमवर्क करने पर 5 रुपये टीचर ने दिए, ठीक है, ये आपका रिवॉर्ड है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको 5 रुपये टीचर को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या किया हुआ, आपने होमवर्क नहीं किया लेकिन फिर भी आपको रिलीफ मिला, ठीक है, कुछ लिया, रिमूव कर दिया। इसमें क्या किया, पहले में कुछ ऐड किया, मतलब कुछ दिया, रिवॉर्ड दिया, और दूसरे में क्या किया, कुछ लिया। लेकिन डिक्रीज की बात करें, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, पेन दे दिया तो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, पेन में मार दिया, जैसे छड़ी से मार दिया तो इसमें ऐड कर दिया। निगेटिव पनिशमेंट में क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है, रिमूव कर दिया। जैसे काम नहीं किया तो साइकिल छीन ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कॉमन कन्फ्यूज़न होती है, अक्सर होने वाली गलती होती है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट सज़ा नहीं होती है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बुरी चीज़ हटती है, आपको राहत मिलती है, आप काम दोबारा करते हैं, ठीक है। पनिशमेंट बुरी चीज़ है, इससे दुख होता है, आप काम करना बंद कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने काम नहीं किया, आपको डांट पड़ेगी, तो आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, डांट सुन लेते हैं, ठीक है। दूसरे दिन भी वो बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, कमरा साफ़ करना ताकि पापा की डांट ना पड़े, निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। कमरा साफ़ ना करने पर खेलने ना देना, ये पनिशमेंट है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं रीइंफोर्समेंट के प्रकार, ठीक है। तो प्राथमिक रीइंफोर्समेंट जो होता है, बचपन से पता है, बायोलॉजिकल नीड्स जो होती है, फूड, वाटर और स्लीप, ठीक है। सेकेंडरी जो है इसमें कंडीशनड होती है, सीखा गया जो होता है, आपको पता है, मनी, ग्रेड्स, पैसे चाहिए, प्राइज चाहिए आपको, मतलब सम्मान चाहिए लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें प्राथमिक में फिर से मैं समझा देती हूँ, बायोलॉजिकल नीड्स जो आपकी नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, फूड, वाटर और स्लीप, ये ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, तो ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है, ये मिलना चाहिए। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, कंडीशन किया जाता है, ठीक है। पैसे, मतलब जब आप दुनिया में आके सीखते हो, ठीक है, आपको ग्रेड चाहिए, पास होने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, और प्राइज़, सम्मान चाहिए लोगों से, शाबाशी चाहिए, तो ये सीखा गया मूल्य है और ये बचपन से होता है। कब और कितनी बार, जो शेड्यूल रीइंफोर्समेंट है वो कब और कितनी बार देना चाहिए। तो सबसे पहले है कंटिन्यूअस, हर बार इनाम मिलता है, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। बेस्ट फॉर लर्निंग न्यू थिंग फास्ट, अगर आप कोई काम अच्छा करते हो तो हर बार आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। जैसे पेन दे दिया टीचर ने, टॉफ़ी दे दी, ऐसा कोई प्राइज़, ठीक है, शाबाशी दे दी। पार्शियल जो होता है, कभी कभी इनाम मिलता है, ठीक है, कभी नहीं मिलता है। जब आपने बहुत अच्छा कर दिया तो मिल गया, एक टाइम मिल गया, एक टाइम नहीं मिला। फिक्स्ड रेशियो में होता है तय संख्या के बाद, जैसे 5 काम कर दिया आपने और 1 इनाम मिला, ठीक है। फिक्स्ड इंटरवल होता है तय समय के बाद। मंथली सैलरी जो आपकी होती है कि आप क्या कोई भी काम कर लो, आपको 2 घंटे के बाद मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है, या आपको 5 दिन के बाद मिलेगा। एक फिक्स टाइम होता है, 5 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, इस तरीके से एक टाइम फिक्स होता है इसमें से आप, वैसे मैंने आंसर मेंशन कर दिए हैं। सिनारियो है, गाड़ी में सीट बेल्ट ना लगाने पर बीप बीप बजता है, आप आवाज़ बंद करने के लिए बेल्ट लगाते हैं। ये कौन सा रीइंफोर्समेंट है, रिलीफ फ्रॉम नॉइज़ या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? तो ये कौन सा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिलीफ फ्रॉम नॉइज़।
फिर है सिनारियो क्या है, कुत्ता ट्रिक करता है और उसे ट्रीट देते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। सिनारियो क्या है, क्लास में फ़ोन बजने पर टीचर ने डांट लगाई, ये है पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। इसमें आपने पढ़ा स्किनर के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस, रीइंफोर्समेंट पढ़ा, ठीक है, व्यवहार बढ़ता है, गुड और रिलीफ, ठीक है, पनिशमेंट पढ़ा, व्यवहार घटता है, बैड और लॉस होता है, लर्निंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, तो हमारा व्यवहार हमारे परिणामों से कंट्रोल होता है। क्लियर हो गया? अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थ्योरी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है नेक्स्ट थ्योरी है आपकी अल्बर्ट बैंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है, इनकी जो मुख्य अवधारणा है वो है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। मतलब जो लर्निंग होती है वो अवलोकन के माध्यम से होती है। जो भी चीज़ें हम समाज में देखते हैं हम उसी से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इनका जो सीखना है वो क्या है, कॉग्निटिव प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर है। आगे देखते हैं हम सामाजिक अधिगम क्या है। तो जो सामाजिक अधिगम है ये दूसरों के व्यवहार को देखने और नकल करने से होता है। मतलब जो भी समाज में हम देखते हैं, जैसे हमने बचपन से डेली लिविंग की चीज़ें देखी कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, फ्रेश होना है, नहाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम वही चीज़ें दोहराते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें देखते हैं और उन्हीं की नकल करते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो समाज में परिवर्तन होते हैं उसकी एक प्रक्रिया है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, व्यापक सामाजिक प्रणालियों से को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, तो सोशल लर्निंग क्लियर हो गई। समाज में रहकर जो भी चीज़ें हम समाज से सीखते हैं वो कहलाती है सोशल लर्निंग। अब ये इसके सिद्धांतकार जो हैं वो है अल्बर्ट बैंडोरा। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था ये 4 दिसंबर 1925 को हुआ था, कनाडा में हुआ था। इनका जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। फिर इनका करियर जो है प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अचीवमेंट जो है 1974 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये फादर ऑफ सोशल लर्निंग है। इनका जो की कंट्रीब्यूट है रिसर्च ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने किस पर रिसर्च किया था, सोशल लर्निंग थ्योरी पर किया था। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इनकी जो लर्निंग है वो किस पर आधारित है। तो इनकी जो लर्निंग है वो व्यवहारवाद, ठीक है, और संज्ञानवाद के बीच का पुल है। सोशल लर्निंग क्या है, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद यानी कि बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव के बीच का जो पुल है वो कहलाती है सोशल लर्निंग थ्योरी। अब इनके सिद्धांत का जो इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं इनकी थ्योरी का। तो ये सिद्धांत क्या है, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच की एक सेतु का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान, स्मृति और प्रेरणा को शामिल करता है। मतलब हमें जब लर्निंग करनी होती है तो हमें ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक है, बिना ध्यान के आप लर्निंग नहीं कर सकते। आप मेमोरी में उसको स्टोर करते हो, आप मोटिवेट करते होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें लर्निंग के लिए होनी चाहिए। मूल मंत्र क्या है, व्यवहार, दृष्टिकोण और भावनाओं को दूसरों को देखकर सीखा जाता है। मतलब मॉडलिंग, जो रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, हम लोगों को देखकर सीखते हैं। तो इनका ऑब्जर्वेशन प्लस मॉडलिंग इज इक्वल टू लर्निंग। मतलब हम चीज़ों को देखते हैं, दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को देखते हैं और फिर सीखते हैं। ठीक है, वो कहलाती है लर्निंग। क्लियर है? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बोबो डॉल पे किया था। जब वयस्कों को सज़ा मिले तो बच्चों ने व्यवहार कम दोहराया। ठीक है, ये इसका है, लेकिन सॉरी मैंने इसको पहले पढ़ दिया, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं बोबो डॉल का प्रयोग। ठीक है, अब बोबो डॉल का प्रयोग जो है इन्होंने 1961 में किया था। तो इन्होंने एक बच्चे को 3 मूवी दिखाई थी। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया शायद।
अगर आपने ध्यान से देखा है तो डिस्कस किया है। तो पहली जो पिक्चर है इसमें क्या करता है, ये डॉल को हिट करता है, मारता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, तो बच्चा देखता है और बच्चा क्या करता है, सीखता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया बच्चे ने, सबसे पहले बच्चे ने बोबो डॉल पे हम एडल्ट को हमला करते हुए देखा, बाद में उस बच्चों को मतलब बाद में बच्चों को उसी गुड़िया के साथ खेलने दिया गया, मतलब उस बच्चे को वही गुड़िया दे दी गई। अब परिणाम क्या हुआ, बच्चे ने जैसे एडल्ट मतलब वो जो वयस्क था या एडल्ट था उसको उसका जो बिहेवियर देखा था, आक्रामक बिहेवियर मतलब एग्रेसिव बिहेवियर, उसकी नकल की और उसने क्या किया, उसी तरीके से उसको बोबो डॉल को मारा, ठीक है। तो जो कुछ हम समाज में देखते हैं वही चीज़ हम सीखते हैं। अब इसमें मॉडलिंग के 3 प्रकार हैं, 3 बेस मॉडल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो पहला है लाइव मॉडल। जैसे लाइव मॉडल क्या होता है, वास्तविक व्यक्ति जो व्यवहार करके दिखाता है, जैसे मम्मी पापा हैं, अब हम देखते हैं ना, तो उन्हीं को देखते हैं, फिर उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। टीचर हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ देखते हैं। लाइव मॉडल का मतलब प्रत्यक्ष होता है, सामने जो चीज़ हम देखते हैं हम वैसे सीखते हैं। सिंबॉलिक मॉडल जो है, सांकेतिक मॉडल, किताबों, फिल्मों या टीवी के वास्तविक या काल्पनिक पात्र होते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं। जैसे मीडिया का प्रभाव है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख लिए या टीवी में कोई कैरेक्टर देख लिया, मूवी में कोई कैरेक्टर देख लिया और उसको हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक मॉडल। फिर है वर्बल इंस्ट्रक्शनल, शाब्दिक निर्देश, भाषा आधारित लर्निंग, व्यवहार का विवरण और स्पष्टीकरण, मतलब जो भी आप इसमें लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग होती है, जो भी भाषा के द्वारा आप सीखते हो, जो भी किसी से सुनते हो और फिर सीखते हो, ठीक है। तो ये 3 मॉडल होते हैं, पहला हम बोले लाइव मॉडल, दूसरा सिंबॉलिक और तीसरा जो है वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सीखने के 4 चरण बताए हैं। इन्होंने बताया कि 4 चरण जो है वो नेसेसरी होनी चाहिए लर्निंग के। तो पहला है अवधान, व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। देखो, जब एक चीज़ होती है कि हमारी जो लर्निंग होती है वो अटेंशन पर आधारित होती है, ठीक है। आपका अटेंशन भले ही वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री हो सकता है, ऐच्छिक हो सकता है, मतलब अनैच्छिक हो सकता है। ऐच्छिक का मतलब आपकी इच्छा है, फिर आप सीखते हो तो वो चीज़, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। आपकी इच्छा नहीं है, आपको फोर्स किया जाता है कि आपको टीचर बनना है, फिर उसमें आप मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख सकते। तो अवधान जो है, व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है धारण, रिटेंशन, देखी गई बात को याद करना। अब आपने पहले क्या किया, ध्यान केंद्रित करा, व्यवहार देखा पेरेंट्स का, ठीक है। अब उसको रिटेंशन किया आपने, ठीक है, मतलब धारण किया, आपने क्या किया, उस बात को याद रखा। फिर दोबारा क्या किया, व्यवहार को खुद करके देखा, ठीक है। इससे क्या होता है, व्यवहार को दोहराने, अगर इसमें रिवॉर्ड और रिइंफोर्समेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, तो क्या होता है, व्यवहार को दोहराने की इच्छा होती है। अब अगर हम इसको उस मूवी से समझे जो बोबो डॉल की मूवी थी, वो दिखाई गई थी बच्चे को, तो सबसे पहले उसने क्या किया, ध्यान से देखा कि वो जो व्यक्ति था वो बोबो डॉल को हिट कर रहा था, मार रहा था, ठीक है, ये उसका अटेंशन था। उसने रिटेंशन में क्या किया, उस देखी गई बात को याद रखा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखा। फिर उसको एक गुड़िया दी गई तो उसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, मतलब व्यवहार को खुद करके देखा। उसने उतनी एग्रेसिव बिहेवियर के साथ उसको मारा जैसे उसने मारा था। अब अगर उसको कोई बोलता कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो क्या होता, वो उस चीज़ को वो दोहराएगा, ठीक है। तो यही है लर्निंग की प्रोसेस। क्लियर हो गया। तो लर्निंग का फॉर्मूला जो है, ऑब्जर्वेशन प्लस 4 स्टेप, मतलब इसमें अवलोकन तो होता है लेकिन इसके 4 स्टेप, मतलब अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और इसमें बोल सकते हैं मोटिवेशन। अब इसको अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मार,
मार्क का मतलब M फॉर मोटिवेशन, A फॉर अटेंशन, R फॉर रिटेंशन, R फॉर रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्लस 4 स्टेप इज इक्वल टू लर्निंग, ये मानना किसका है? अल्बर्ट बैंडूरा का। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कुछ। ठीक है, अब कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिगत होते हैं कुछ। व्यक्तिगत में कौन सा है? इच्छा शक्ति। ठीक है, अगर आपका मन है कोई चीज़ करने का तो आप क्या करोगे? वो चीज़ ज़रूर करोगे। ठीक है, आपका मन है कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप खुशी खुशी जाओगे। ठीक है, आपका मन है पढ़ाई करने का तो आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप अच्छे से, आपका मन है मूवी देखने का तो आप देख के आओगे। ठीक है, किसी और का मन है कि आप वो काम करो तो आप नहीं करोगे। तो आपका विल पावर जो है, आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आपका खुद का मन है तो आप वो चीज़ करते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपके जीवन का गोल। आपने लक्ष्य एक निर्धारित कर लिया कि आपको टीचर बनना है। ठीक है, जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आप लर्निंग करते हो। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या होता है? आप वो काम नहीं कर पाते हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है कि जीवन का गोल अगर डिसाइड होता है तो आप लर्निंग करते हो, और नहीं डिसाइड होता है तो आप लर्निंग नहीं करते हो। आपकी इच्छा शक्ति है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ते हो, नहीं इच्छा शक्ति है तो आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आपका हेल्थ अच्छा है तो आप क्या करते हो? पढ़ते हो। हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या होता है? पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, मतलब आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है। अब इसमें दूसरा है सोशल, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आता है परिवार का माहौल, धार्मिक विश्वास, माता पिता की गतिशीलता। ठीक है, परिवार का माहौल पॉजिटिव है, पढ़ाई वाला है, सभी लोग पढ़ रहे हैं तो आप उसको देखकर आपको लगेगा कि आपको भी पढ़ना चाहिए। धार्मिक विश्वास है। ठीक है, आप मतलब मानते हो धर्म को कि मतलब आगे बढ़ना है, बिलीफ है, आपका धर्म मानता है वो चीज़ तो आप करोगे। ठीक है, माता पिता की गतिशीलता। अगर माता पिता एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, ठीक है, तो आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो भी आप लर्निंग करोगे। ठीक है, वो चीज़ों को सीखते, मिलते जुलते का मतलब है जितना ज़्यादा आप समाज में मिलकर रहते हो, आपकी मोबिलिटी होती है, आप सूचनाएं जब शेयर होती हैं तो क्या होता है? जितनी ज़्यादा सूचनाएं शेयर होती हैं तो उसका फीडबैक मिलता है, फिर आप उससे सीखते हो। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है विद्यालय, स्कूल। तो कैरिकुलम अगर फ्लैक्सिबल होता है, क्लासरूम का वातावरण अच्छा होता है और मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं तो सीखने का मन करता है। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। शिक्षक को आदर्श बनना चाहिए ताकि छात्र जो है उसका अनुसरण करें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है? मतलब मॉडलिंग होती है, ऑब्जर्वेशन प्लस मॉडलिंग। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षक को कैसा बनना चाहिए? रोल मॉडल। विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत करें ताकि रूढ़िवादिता को तोड़ा जाए। जो पहले से चीज़ें चली आ रही है उनको तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत करें। प्रतिनिधिक पुनर्बलन, इसमें विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन देने चाहिए। छात्रों का ध्यान बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। छात्रों की संगति जो है, फ्रेंड सर्कल है, उसकी पहचान करें और उनके जो व्यवहार है उनको सुधारें। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो बैंडोरा का जो सिद्धांत है ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग की शक्ति पर जोर देता है। ठीक है, हम दूसरों के व्यवहार को देखकर, चाहे प्यार हो, गुस्सा हो, सहानुभूति हो, उसी से सीखते हैं। सीखना केवल अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों को देखने से भी होता है। ये किसका मानना है? अल्बर्ट बैंडोरा का मानना है। वी लर्न थ्रू सिंपली ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग। ठीक है, हम दूसरों को देखते हैं और उनकी नकल करते हैं, उसी से सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्लियर हो गई। कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोहलर का सिद्धांत, कोहलर थ्योरीज ऑफ इनसाइट लर्निंग। ये गेस्टाल्टवादी थ्योरी है या गेस्टाल्ट थ्योरी है। तो आगे देखते हैं कि कोहलर ने क्या सिद्धांत दिया है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
इनके जो डेवलपर हैं वो हैं वोल्फगैंग कोहलर, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं ये। इन्होंने बुक लिखी थी द मेंटालिटी ऑफ एप्स 1925 में। और स्कूल ऑफ थॉट जो इनका था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थे। इन्होंने की कॉन्सेप्ट दिया था गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्ण मतलब होल, अर्थ है पूर्ण, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण मतलब होल, पूरा। ठीक है, अधिगम केवल प्रयास और त्रुटि पर नहीं, इसमें बुद्धि और समग्र स्थिति को समझना शामिल होता है। मतलब इनका मानना है कि जो अधिगम है वो सिर्फ ट्रायल और एरर से नहीं होता है, मतलब गलतियां करके और प्रयास करके नहीं होता है, बल्कि इसमें हमारी जो बौद्धिक क्षमता है और उसके अलावा जो समग्र स्थिति है, मतलब चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो थिंकिंग हो, जितनी भी प्रोसेस हैं वो सभी शामिल होती हैं। ठीक है, सभी शामिल होती हैं, तो उसको लर्निंग कहते हैं। अब अंतर्दृष्टि अधिगम क्या है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो है समस्या का अचानक समाधान, सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको नहीं मिल रही है और अचानक से वो चीज़ मिल जाए तो आपके मन से क्या निकलता है? आहा, मिल गया, है ना, बहुत खुशी खुशी ऐसा लगता है कि, तो वही है, इनका मतलब है कि वही समस्या का अचानक समाधान, द आहा मोमेंट, ये एक संज्ञानात्मक अनुभव है। मतलब जो इनसाइट लर्निंग है, सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, समस्या का अचानक समाधान। ठीक है, नॉट मैकेनिकल, ये यांत्रिक रटन नहीं है। इनकी जो लर्निंग है ये रट्टाफिकेशन को, मतलब रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, उसको नहीं मानती है। मतलब रट्टाफिकेशन पर फोकस नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग क्या है? समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंध को समझना। मतलब जो भी समस्या है उसके जितने भी पार्ट होते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं ना आप उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसके बीच संबंध क्या है उसको समझना। ठीक है, तो इनसाइट का मतलब समझ में आ गया। सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब द आहा मोमेंट, जो मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ मतलब मिल जाए, या कोई चीज़ जैसे आपको पैसों की नीड है, अब अचानक से पता चल जाए कि कहीं से पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे निकलता है, ओह, मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, तो उसको बोलते हैं सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अचानक से पता चल जाए कि समस्या का समाधान क्या है। तो प्रयोग की तैयारी, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप तैयार किया था, द चिंपैंजी, मतलब जो चिंपैंजी था, एक चिंपैंजी पे किया जिसका नाम सुल्तान रखा था। इनका गोल क्या था? उसका लक्ष्य जो था केला प्राप्त करना। द ऑब्स्टिकल, केला पहुंच से बाहर था, मतलब इनके लिए समस्या क्या थी? ऑब्स्टिकल्स का मतलब समस्या क्या थी? केला पहुंच से बाहर था। ठीक है, और टूल क्या था? उस उपकरण क्या था? पिंजरे में छड़ियाँ थी और डिब्बे मतलब बॉक्स उपलब्ध थे। ये क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया फर्स्ट और सेकंड, इसमें छड़ी की समस्या जो थी, इसमें क्या किया? पहले एक्सपेरिमेंट में क्या, सुल्तान ने छड़ी का उपयोग करके केला को अपनी ओर खींचा। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, केला बहुत दूर था, एक जो छड़ी थी वो छोटी थी। उसके दिमाग में आया कि सुल्तान के दिमाग में आया कि दो छड़ियाँ तो उन्हें आपस में जोड़ा जाए, तो उसने क्या किया? दो छड़ियों को आपस में जोड़ दिया, एक लंबी छड़ी बनी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें? उसने वस्तुओं के बीच संबंध को पहचाना, जैसे मैं पहले अंडरस्टैंडिंग का था ना, तो दो वस्तुओं के बीच संबंध को क्या संबंध था? जैसे दो छड़ियाँ जोड़ने से उसको केला प्राप्त हो सकता था। ठीक है, तो उसने क्या किया? दो वस्तुओं के बीच संबंध को पहचाना। प्रयोग 3 और 4, बॉक्स की समस्या, द बॉक्स प्रॉब्लम। अब इसमें सिनेरियो क्या था? केला छत से लटका हुआ था, ठीक है, और कूदने से भी नहीं मिलता था। उसने कई बार कूद कर उसने क्या किया? कोशिश कर ली। ठीक है, फिर सुल्तान ने कोने में रखा बॉक्स। इनसाइट एक्शन क्या किया उसने? मतलब जो सूज का आंतरिक जो सूज निकली उसका एक्शन क्या था? सुल्तान ने कोने में रखा बॉक्स देखा और उसे खींच कर लाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया?
कॉम्प्लेक्स टास्क, जब एक बॉक्स काफ़ी नहीं था तो उसने क्या किया, एक बॉक्स के ऊपर एक ऐसे जमा किए और उसके बाद उस पर चढ़कर केला मिल गया उसे। तो ये क्लियर हो गया। उसने क्या किया, सूज लगाया, ठीक है, बनाना ऊपर था लेकिन उसने क्या किया, अपनी सूज लगाई तो उसने सारे बॉक्स जमा किए और उसके ऊपर चढ़ गया और उसके बाद उसको रिजल्ट मिल गया, मतलब केला मिल गया। अधिगम के इन्होंने 4 चरण दिए। तो पहले प्रिपरेशन है, समस्या और सामग्री को समझना। मतलब आप जब भी कोई समस्या आती है, जैसे सुल्तान के सामने समस्या आई कि उसको केला खाना था, मतलब उसे भूख थी, समस्या उसकी भूख थी, मतलब सॉरी उसे भूख थी, समस्या क्या थी, केला उससे दूर था, ठीक है। तो उसने समस्या और सामग्री को समझना, उसने क्या किया, समस्या को समझा, ठीक है। फिर है इंक्यूबेशन, उद्वन, विचार मग्न अवचेतन मन में सोचना। उसने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड में थिंकिंग की कि कैसे मिल सकता है। फिर उसे छड़ी दिखी, ठीक है, उसने क्या किया, छड़ी से कोशिश की, नहीं मिला। समाधान का अचानक विचार, फ्लैश ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऐसे अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है ना, तो दिमाग की बत्ती क्या जली कि 2 छड़ी पड़ी है तो दोनों को आपस में जोड़ा जाए, और ये बत्ती जली। फिर उसने उसका वेरिफिकेशन किया, सत्यापन किया, ठीक है। समाधान का परीक्षण किया, उसने क्या किया, 2 छड़ी जोड़ी और उसके बाद क्या किया, वो केला प्राप्त कर लिया। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया था, प्रिपरेशन क्या थी, उसको भूख थी, उसे केला चाहिए था। समस्या, और उसने क्या किया, समस्या और सामग्री को समझा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इंक्यूबेशन किया, विचार मग्न किया कि कैसे उसको केला मिल सकता है। उस पहले इधर उधर घूमा, फिर उसने एक बॉक्स रखा, सबकॉन्शियस थिंकिंग की, ठीक है। उसके मन में आया कि सारे बॉक्स को एक के ऊपर एक रखने से उसको केला प्राप्त हो सकता है, ठीक है, इंसाइट हुआ। समाधान का अचानक विचार, फ्लैश ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसने वेरिफिकेशन किया, उसका सारे बॉक्स एक के ऊपर एक जमा कर लिए, ठीक है। फिर उसका परीक्षण किया, उस पर खड़ा हुआ और केला उसे मिल गया। तो टेस्टिंग इफ इट वर्क्स, ठीक है, उसने उससे क्या हुआ, उसका वेरिफिकेशन हो गया। तो क्लियर है। आप क्या करेंगे, जब लर्निंग करनी हो तो प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, थिंकिंग होनी चाहिए। थिंकिंग से क्या होता है, इनसाइट जो अंतर्दृष्टि होती है आपकी काम करती है, फिर आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सूच को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस, जो आपका पूर्व ज्ञान है, पहले ऐसी कोई समस्या आई, उसके पहले क्या था, अगर हम यहाँ पर चिंपैंजी की बात करें, सुल्तान की बात करें, तो उससे पहले उसने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था, उसने छड़ी जोड़ी थी, ठीक है। तो उसके पास पूर्व ज्ञान था कि वो इस तरीके से केला प्राप्त कर सकता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब कोई चीज़ पढ़ना होता है, हमें आगे की चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो पूर्व ज्ञान जो होता है वो हमारा नींव का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ज़रूरी है इंटेलिजेंस, अधिक बुद्धि और बेहतर अंतर्दृष्टि। जितनी ज़्यादा अधिक बुद्धि होगी उतना ज़्यादा आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। उससे और क्या ज़रूरी है, प्रयास और त्रुटि। जितनी ज़्यादा आप गलती करते हो, गलतियों से सीखते हो, ठीक है। तो प्रयास और त्रुटि ही सूच का आधार बनती हैं। फिर परिस्थिति क्या होती है, समस्या को पूर्ण रूप से देखना कि पूरी समस्या क्या है, ठीक है, इससे आप समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमेशा पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाना चाहिए, मतलब फ्रॉम होल टू पार्ट। ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, टीचिंग का या शिक्षण का सूत्र है। शिक्षक को पहले पूरा पाठ और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, फिर विवरण समझाना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखानी चाहिए। जब भी कोई चीज़ सिखाओ तो छात्रों के सामने समस्या क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो समाधान खोजें, और जब समाधान खोजेंगे तो उनकी लर्निंग अच्छी होगी। इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहेंगे। नो रोट लर्निंग, मतलब रटंत विद्या जो होती है, रट्टाफिकेशन जो होता है, उसको कम करें। सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि बच्चा एप्लीकेशन कर पाए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक महत्व जो है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए,
ठीक है, अगर गोल है आपकी लाइफ का तो आप आगे बढ़ना चाहोगे। अधिगम एक स्पष्ट उद्देश्य, मतलब जो लर्निंग का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं तो आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको जॉब करनी है, आपको केबी में लगना है, तो आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपकी लर्निंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मोटिवेशन होनी चाहिए, बच्चे में जिज्ञासा होनी जगानी चाहिए। इंटीग्रेटेड लर्निंग, नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ना। ठीक है, जो पूर्व अनुभव है उसको नए ज्ञान से जोड़ना या नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ना। इससे क्या होता है, जब हम प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक ब्रिज का काम करता है, बच्चे को कोई चीज़ कठिन नहीं लगती है। ठीक है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, बच्चे की मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने का अवसर दें। ठीक है, मतलब लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें चाइल्ड सेंटर हो, बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। नेक्स्ट एंड लास्ट लर्निंग थ्योरी, तो इसमें ये है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, या संबंधवाद इनका की कॉन्सेप्ट है। ऑथर जो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इनकी जो इन्होंने 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस दी है। आगे देखते हैं तो इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस में कनेक्सिज्म का सिद्धांत दिया था। इन्होंने मुख्य विचार क्या है, सीखना अनुभव के माध्यम से होता है। मतलब इनका कहना है कि सीखना जो है वो एक्सपीरियंस के माध्यम से होता है। ठीक है, SR बॉन्ड, जब कोई उद्दीपक, SR का मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड, जब कोई उद्दीपक और अनुक्रिया आपस में जुड़ते हैं तो सीखना होता है। मतलब जब स्टिमुलस होता है तो सीखना, उससे रिस्पॉन्स आता है और उसी रिस्पॉन्स से क्या होता है, सीखना होता है। ये मानना है थॉर्नडाइक जी का। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था। भूखी बिल्ली और इसका जो पिंजरा था उसे, भूखी बिल्ली पर किया था। इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया। ठीक है, अब उसमें एक लीवर लगाया, अब उसके सामने उद्दीपक के रूप में रखा सामने मछली। ठीक है, सेटअप फिर से देख लेते हैं। एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। गोल क्या था, बाहर रखा भोजन। मतलब बिल्ली के लिए गोल क्या था, बाहर रखा भोजन, मतलब उसका मछली प्राप्त करना। मैकेनिज्म क्या था, दरवाज़ा तभी खुलता जब बिल्ली एक विशिष्ट तार के फंदे, मतलब जो वायर लूप है, ये आपको यहाँ पर लीवर दिख रहा होगा, यहाँ पर लीवर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तार के फंदे या लीवर को दबाती है। ये इसका मतलब मैकेनिज्म था। अब बिल्ली ने कैसे सीखा, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, मतलब रैंडम अटैम्प्ट्स, उसने इधर उधर, बिल्ली इधर उधर घूमी, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स किए उसने। फिर क्या हुआ, एक्सीडेंटल सक्सेस मिली, मतलब अचानक सफलता मिली। अचानक से उसका हाथ जो है, मतलब हाथ या पैर जो भी कह लीजिए, वो अचानक से उस पर लीवर पे जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है और वो उस मछली को खा लेती है। अब क्या करती है, दोबारा वही चीज़ रिपीट करती है और उसका परिणाम जो है वो एक बार में ही क्या करती है, मतलब दरवाज़ा तुरंत ही, जैसे उसे भूख लगती है वो तुरंत दरवाज़ा खोल लेती है। ठीक है, बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने गलतियों से सीखा, मतलब ट्रायल एंड एरर। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले रैंडम अटैम्प्ट किया, एक्सीडेंटल सक्सेस मिली, उसने क्या किया, उस बिहेवियर को रिपीट किया और उससे क्या हुआ, रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये टाइम टेकिन होता है, नंबर्स ऑफ ट्रायल जो है वो टाइम टेकिन हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो इन्होंने कुछ नियम दिए थे। सबसे पहले 2 नियम दिए थे। प्राइमरी नियम जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। ये नियम जो है वो बताते हैं कि जो SR स्टिमुलस, मतलब SR है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का संबंध कैसे मजबूत या कमज़ोर होता है। तो हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है। लॉ ऑफ रेडीनेस जो है एक्शन टेंडेंसी, रेडीनेस का मतलब होता है तैयारी या तत्परता। जैसे आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को करने के लिए तैयार होते हो, ठीक है, सीखने के लिए तैयार होते हो, वो चीज़ उतनी अच्छी सीख पाते हो। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तत्परता का नियम जो है, लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, जितना ज़्यादा सीखने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार होना। ठीक है, यदि कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता है, ये सिद्धांत का मानना है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक टाइपिस्ट तब तक तेज टाइपिंग नहीं सीख सकता जब तक वो खुद शुरू करने के लिए उत्सुक नहीं हो। ठीक है, जैसे आप पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं हो, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो आप नहीं पढ़ सकते। तो तैयारी ही क्रिया का आधार है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मानना है कि आप जितने ज़्यादा क्यूरियस होते हो, जितने ज़्यादा तैयार होते हो चीज़ों को सीखने के लिए, उतनी अच्छी लर्निंग होती है आपकी। फिर नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है इसमें दो हैं, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। मतलब अगर आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, संबंध मजबूत होते हैं। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तैयार हो तो आप सीखोगे। ठीक है, आप कार चलाओगे तो एक बार में तो आप नहीं सीख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए,